स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डॉक्टर मधुबाला क्लासेस में। और आज हम करेंगे सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। इससे पहले वाली वीडियो में हमने सर्वोच्च न्यायालय का गठन और स्थापना जो है उससे संबंधित प्रश्नों को देखा। आज जो है हम सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार देखेंगे। तो अभी हम करेंगे अनुच्छेद 129। अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अभिलेख न्यायालय जो है उसका दो अर्थों में हम इसको समझ सकते हैं। एक तो क्या है कि न्यायालय की अवमानना नहीं की जा सकती। अगर न्यायालय की अवमानना की जाएगी तो इसके लिए आर्थिक और शारीरिक दोनों प्रकार का दंड दिया जा सकता है। दूसरा, अभिलेख न्यायालय होने का मतलब है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज फैसला देते हैं उसे नेक्स्ट भविष्य के लिए क्या कर लिया जाता है, स्मृति या साक्ष्य के लिए रख लिया जाता है। तो इस प्रकार से उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय है। 1971 में न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 पारित करके अवमानना पर 6 माह की सजा या 2000 रुपया जुर्माना दोनों हो सकता है या एक। न्यायाधीशों को न्यायालय अवमानना के लिए दंडित किया जा सकता है, यानी न्यायाधीश भी इससे बच नहीं सकते। अगर वो भी न्यायालय की अवमानना करते हैं तो उनको भी दंडित किया जा सकता है। दो प्रकार से अवमानना है, एक तो दांडिक और एक सिविल। अगर मान लो न्यायालय के विरुद्ध कोई ऐसा कार्य किया जाए जिससे न्यायालय की कार्रवाई भंग हो, आप कोर्ट में हैं और आपका मोबाइल बच जाए, वो भी कार्रवाई को भंग कर रहा है, या कोई व्यक्ति ऐसे ही बोलने लग जाए कार्रवाई के बीच में, तब ये भी कार्रवाई को भंग माना जाएगा। फिर सिविल के अंदर है कि न्यायालय में ने जो भी निर्णय दिया है, जैसे किसी पर जुर्माना लगाया, किसी के खिलाफ सम्मन जारी किया है, अगर कोई उसकी अवहेलना करता है तो वो भी कोर्ट की अवमानना माना जाएगा और उसके लिए 6 महीने की सजा और 2000 रुपये का जुर्माना है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को शाश्वत स्मृति या साक्ष्य के लिए रखा जा सकता है। तो इस प्रकार आर्टिकल 129 के तहत उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना है। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में यह पूछ लिया जाता है कि आर्टिकल 129 आर्टिकल 129 किससे संबंधित है, तो सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय होना है। फिर अभिलेख न्यायालय का मतलब क्या है, इसमें दो बातें हैं, एक तो अवमानना के लिए दंडित करना और दूसरा जो सुप्रीम कोर्ट के जज के जो निर्णय है उनको स्मृति या साक्ष्य के लिए रखना। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर नेक्स्ट क्षेत्राधिकार में देखते हैं। अनुच्छेद 131 प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। 129 में हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय होना, वहीं अनुच्छेद 131 जो है वो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से संबंधित है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का मतलब है कि ऐसे केस जिन्हें सीधे सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाता है, हाई कोर्ट या जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट है, अधीनस्थ न्यायालय, उनमें न ले जाकर सीधा सुप्रीम कोर्ट में जो मामले जाते हैं उसमें प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। ये दो प्रकार के हैं, एक तो मूल प्रारंभिक क्षेत्राधिकार और एक समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। केंद्र व राज्य सरकारों के मध्य मूल प्रारंभिक क्षेत्राधिकार जो है उसमें ऐसे केस आते हैं जो केंद्र और राज्य के मध्य अगर विवाद है, या दो से अधिक राज्यों के अंदर आपस में विवाद है, या फिर केंद्र सरकार व कोई एक राज्य एक तरफ है और दो से एक से अधिक राज्य एक तरफ है, उनके अंदर विवाद चल रहा है, तो वो सीधा मामला सुप्रीम कोर्ट में लाया जा सकता है, हाई कोर्ट में ले जाने की जरूरत नहीं है। इसमें अनन्य क्षेत्राधिकार कह सकते हैं। अनन्य क्षेत्राधिकार कई बार पूछ लिया जाता है कि किस आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट को अनन्य क्षेत्राधिकार है, तो वो है मूल प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में। जो केंद्र सरकार और राज्यों के मध्य विवाद है या राज्यों के मध्य जो विवाद होता है वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाता है। फिर है समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। इसमें ऐसे केस आते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के साथ हाई कोर्ट में भी लाए जा सकते हैं। तो यहाँ अनन्य क्षेत्राधिकार है, यहाँ नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे केस होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में भी लाए जा सकते हैं और हाई कोर्ट में भी, यानी मूल अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित जो केस है वो हाई कोर्ट में भी आप रिट लगा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी। तो इस प्रकार जो है समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है और अनुच्छेद 126 के अनुसार रिट हाई कोर्ट जारी करता है। तो इस प्रकार से आपने देखा प्रारंभिक क्षेत्राधिकार और मूल प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर नेक्स्ट देखते हैं। सॉरी, आर्टिकल 126 नहीं, 226 के अकॉर्डिंग हाई कोर्ट। तो आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है। अब स्क्रीनशॉट लें। अपीलीय क्षेत्राधिकार।
अपीलीय क्षेत्राधिकार में 5 आर्टिकल 132, 133, 134, 135 और 136 तक। अनुच्छेद 132 कुछ मामलों में हाईकोर्ट से अपीलों में सुप्रीम कोर्ट की अपीलीय अधिकार था। यानी हाईकोर्ट में अगर कोई मामला है जो उसमें डिक्री या कोई निर्णय दिया गया है और अंतिम आदेश के लिए आप अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो भारत के राज्य क्षेत्र में किसी हाईकोर्ट की सिविल, दांडिक या अन्य कार्यवाही में दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश की अपील सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है यदि, ऐसे नहीं की जा सकती, यदि हाईकोर्ट अनुच्छेद 134A के तहत प्रमाणित कर दे कि इस मामले में संविधान की व्याख्या के बारे में कोई सारवान प्रश्न इन्वॉल्व है, अंतर्वलित है, तब प्रमाण पत्र के आधार पर अपील जो है सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। तो किसी भी प्रकार का मामला, चाहे वो दांडिक है या सिविल मामला है या अन्य कोई कार्यवाही है, उसके विरुद्ध अपील सुप्रीम कोर्ट में तभी की जा सकती है हाईकोर्ट के निर्णय के बाद, जब 134A के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट आपको ये प्रमाण पत्र दे दे कि इसमें संविधान की व्याख्या का कोई सारवान प्रश्न इन्वॉल्व है, अंतर्वलित है, तभी आप क्या कर सकते हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट में उस मामले को ले जा सकते हैं, उसकी अपील कर सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट करते हैं। अनुच्छेद 133 उच्च न्यायालयों से सिविल विषयों से संबंधित अपीलों में सुप्रीम कोर्ट की अपीली अधिकारिता। यानी हाई कोर्ट जब किसी भी सिविल मामले में कोई निर्णय देता है तब व्यक्ति जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। अब यदि हाई कोर्ट अनुच्छेद 134A के अधीन प्रमाणित कर दे कि उस मामले का विधिक व्यापक महत्व का कोई सारवान प्रश्न अंतर्विलित है, इन्वॉल्व है, या हाईकोर्ट की राय में उस प्रश्न का सुप्रीम कोर्ट द्वारा विनिश्चय आवश्यक है, यानी उसको डिसाइड कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा, तब उस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जा सकता है। मूल संविधान में 20,000 रुपए से अधिक के मामले में अपील की जा सकती थी, मगर 30वें संविधान संशोधन अधिनियम 1972 द्वारा राशि की सीमा को हटा दिया गया। अब चाहे कितने भी रुपए का मामला हो, उस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जा सकता है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। अनुच्छेद 134 दांडिक विषयों में सुप्रीम कोर्ट की अपील अधिकारिता। यानी जो फौजदारी मामले हैं उनके अंदर अगर हाई कोर्ट जो है किसी निर्णय देता है किसी मामले में, तो उसकी अपील कैसे जो है सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। तो अनुच्छेद 134A के अकॉर्डिंग यदि किसी अभियुक्त को के दोष मुक्ति को उल्टकर, यानी उसकी दोष मुक्ति को उल्टकर दिया गया उसको मृत्युदंड दंडादेश है, यानी किसी अभियुक्त जो कि किसी कोर्ट ने उसको क्या कर दिया है, दोष मुक्त कर दिया है, लेकिन हाई कोर्ट ने, यानी जो अधीनस्थ न्यायालय है उसने उसको दोष मुक्त किया, लेकिन हाई कोर्ट ने क्या किया, फैसले को उल्टकर उसको मृत्युदंड दे दिया है, तो अपील कहाँ की जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। अगर हाई कोर्ट ने अपने अधीनस्थ किसी न्यायालय से किसी मामले को विचारण के लिए मंगवाकर अभियुक्त को दोष सिद्ध ठहराया और उसको मृत्युदंड दे दिया है, यानी किसी मामले को अपने पास मंगवाया और उसको मृत्युदंड दे दिया, तब भी सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। हाई कोर्ट प्रमाणित कर दे कि मामला सुप्रीम कोर्ट में अपील किए जाने योग्य है। अब ये किस आर्टिकल के तहत करता है सुप्रीम कोर्ट, जब 134A के अकॉर्डिंग करता है। आर्टिकल 134 क्लोज 2 संसद विधि द्वारा सुप्रीम कोर्ट को किसी हाई कोर्ट की दंडिक कार्रवाई में दिए गए किसी निर्णय, अंतिम आदेश या दंडादेश की अपील ग्रहण करने और सुनने की अतिरिक्त शक्ति दे सकेगी। यानी भारत की संसद सुप्रीम कोर्ट को क्या पावर दे रही है कि वो हाई कोर्ट की दंडिक कार्रवाई में कोई निर्णय दिया गया है, कोई अंतिम आदेश दिया गया है, कोई दंडादेश दिया गया है, उसके विरुद्ध क्या सुन सकता है, अपील अपने आप उस मामले को में अपील सुन सकता है। तो ये पावर कौन देता है, भारत की संसद देती है। अब एक चीज देखेंगे, मृत्युदंड के आदेश को उल्टकर आजीवन कारावास की सजा दी जाती है तो यह भी दोष मुक्ति में कहलाता है। अगर मान लो उसको मृत्युदंड देना है, मृत्युदंड न देकर उसको आजीवन कारावास में बदल दिया है, तो यह भी क्या कहलाएगा, दोष मुक्ति कहलाएगा। अपने आप में क्या कर दिया गया है, मुक्त कर दिया गया है।
इस प्रकार हमने देखा कि आर्टिकल 134 जो है वो दांडिक विषयों में, यानी जो फौजदारी मामले हैं उनके अंदर हाई कोर्ट या उनके जो अधीनस्थ न्यायालय है, अधीनस्थ न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अगर हाई कोर्ट कोई निर्णय देता है तो उसे हम सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकते हैं, या हाई कोर्ट ने खुद ने भी किसी मामले दोष मुक्ति का जो मामला था उसमें किसी को दोषित ठहरा दिया है, मृत्युदंड दे दिया है, तो मामले को कहाँ ले जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकते हैं। या खुद हाई कोर्ट ये प्रमाणित कर दे कि आर्टिकल 134 के तहत सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए मामले को भेजा जा सकता है, तो मामले को सुप्रीम कोर्ट में भेजा जा सकता है। वहीं 134(2) ये कहता है कि संसद भी ये पावर सुप्रीम कोर्ट को दे सकती है कि वो हाई कोर्ट से किसी मामले को अपने पास मंगवा सकता है जिसमें हाई कोर्ट ने निर्णय दे दिया है, दंडादेश दे दिया है, अंतिम आदेश दे दिया है। तो इस प्रकार जो है हमने आर्टिकल 134 दांडिक विषयों में सुप्रीम कोर्ट की अपील अधिकारिता को देखा। अब नेक्स्ट देखेंगे, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अनुच्छेद 134(a) उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र या तो स्वयं जारी कर सकता है या पक्षकार द्वारा या उसकी ओर से मौखिक आवेदन किया जा सकता है। तो जो है अपील के लिए प्रमाण पत्र हाई कोर्ट जारी कर सकता है, तो यहाँ स्वयं के मतलब है स्वयं हाई कोर्ट जारी कर सकता है प्रमाण पत्र, या पक्षकार द्वारा उसकी ओर से मौखिक आवेदन किया जाता है तो हाई कोर्ट जो है वो अपील जारी कर देगा, प्रमाण पत्र जारी कर देगा कि इस मामले को आप सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकते हैं। अनुच्छेद 135 विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोक्तव्य होना, यानी फेडरल संघीय न्यायालय जो 1919 के अधिनियम के तहत था वो सारी शक्ति किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे वो इसका उपयोग नहीं कर सकता। अनुच्छेद 136 अपील के लिए सुप्रीम कोर्ट की विशेष इजाजत। सुप्रीम कोर्ट अपने विवेक से हाई कोर्ट का या अधिकरण ट्रिब्यूनल्स के द्वारा दिए गए किसी निर्णय या आदेश के लिए अपील के लिए विशेष इजाजत दे सकता है कि आप अपील जो है कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट अपना क्षेत्राधिकार इस अनुच्छेद के तहत बढ़ा रहा है। क्यों? क्योंकि उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है, विशेष इजाजत दे सकता है कि मामले को आप सुप्रीम कोर्ट में ला सकते हैं। तो इस प्रकार आर्टिकल 134 से 135, 136 उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र जारी कर सकता है। पक्षकार या द्वारा उसकी मौखिक आवेदन किया जाता है तो भी क्या किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट में आप अपील कर सकते हैं, प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। आर्टिकल 137 निर्णयों या आदेशों का सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुनर्विलोकन, यानी आर्टिकल 37 में यह कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने अपने जो पूर्ववर्ती निर्णय दिए हैं उनको सुप्रीम कोर्ट बदल सकती है। संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन रहते हुए वो अपने निर्णयों को बदल सकती है, या अनुच्छेद 145 के अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए वो क्या कर सकती है? अपने पूर्ववर्ती निर्णयों को बदल सकती है। तो दो बातें हैं, एक तो संसद द्वारा अगर कोई विधि बना दी जाए कि वो अपने पूर्व निर्णयों को बदले, या अनुच्छेद 145 के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए वो क्या कर सकता है? अपने पूर्ववर्ती निर्णयों को सुप्रीम कोर्ट बदल सकता है। सुप्रीम कोर्ट अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या आदेश का पुनर्विलोकन कर सकता है। आर्टिकल 137 अभी तक दो मामलों में इसने ऐसे किया है। एक तो बंगाल इम्यूनिटी बनाम बिहार राज्य केस था, उसमें यूनाइटेड मोटर वर्सेस बॉम्बे स्टेट के मामले को इसने क्या किया? उलट दिया। उसके अलावा गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने दो महत्वपूर्ण निर्णयों शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह को क्या किया? उलट दिया। तो ये कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि ऐसे कौन से दो मामले हैं जिनके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्ववर्ती निर्णयों को बदल दिया। तो बंगाल इम्यूनिटी बनाम बिहार राज्य, और दूसरा है गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य केस में। कई बार ये पूछा जाता है कि गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने किन दो निर्णयों को बदला? तो शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह को। अगर ये आ जाए कि बंगाल इम्यूनिटी बनाम बिहार राज्य केस में किसको पलट दिया? तो बॉम्बे यूनाइटेड मोटर्स वर्सेस बॉम्बे स्टेट को उलट दिया। तो आप ध्यान रखेंगे आर्टिकल 137 में क्या कर सकती है? अपने निर्णय या आदेशों को का पुनर्विलोकन कर सकती है, उन्हें बदल सकती है। एक बार स्क्रीनशॉट लें, फिर नेक्स्ट देखते हैं।
अनुच्छेद 138 संसद विधि द्वारा सुप्रीम कोर्ट को संघ सूची के विषयों में से किसी के संबंध में विशेष अधिकारिता दे सकेगी। यानी संसद क्या कर सकती है आर्टिकल 138 के तहत कि सुप्रीम कोर्ट को एक संघ सूची के विषयों में से किसी विषय पर अतिरिक्त अधिकारिता दे सकती है। फिर है अनुच्छेद 139 संसद विधि द्वारा सुप्रीम कोर्ट को मूल अधिकारों के अतिरिक्त अन्य प्रयोजनों के लिए रिट निकालने की शक्ति प्रदान कर सकेगी। देखो आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट को ये पावर है कि वो मौलिक अधिकारों के लिए भी और अन्य प्रयोजनों के लिए क्या कर सकता है, रिट जारी कर सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है वो आर्टिकल 32 के तहत मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए ही 5 रिट जारी कर सकता है। लेकिन आर्टिकल 139 के तहत संसद अगर विधि द्वारा ये उसको अधिकार दे दे कि आप मूल अधिकारों के अतिरिक्त अन्य प्रयोजनों के लिए भी रिट जारी कर सकते हैं, तब सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, रिट जारी कर सकता है। फिर अनुच्छेद 140 संसद विधि द्वारा सुप्रीम कोर्ट को आनुषंगिक शक्तियां दे सकता है। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है कि आनुषंगिक शक्तियां सुप्रीम कोर्ट द्वारा किस आर्टिकल के तहत दी जाती है, तो आर्टिकल 140 के तहत। फिर है आर्टिकल 141 उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्धकर होगी। यानी अनुच्छेद 141 ये पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को कि उसके द्वारा जितनी भी घोषित विधि है वो भारत राज्य क्षेत्र के भीतर जितने भी न्यायालय हैं उन पर क्या होगी, आबद्धकर होगी। फिर है अनुच्छेद 143 परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार, अर्थात हमने ये कनाडा के संविधान से लिया है परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। परामर्श कौन लेता है, राष्ट्रपति लेता है। किससे लेता है, सुप्रीम कोर्ट से लेता है। कब लेता है, जब विधि से संबंधित कोई प्रश्न उपस्थित हो जाता है और राष्ट्रपति को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय लेना जरूरी है, तब सुप्रीम कोर्ट से वो क्या करता है, परामर्श लेता है। सर्वप्रथम 1951 में दिल्ली लॉज एक्ट अजमेर मेरवाड़ा से संबंधित अधिनियम और पार्ट सी अधिनियम की वैधता के प्रश्न पर राष्ट्रपति को परामर्श दिया गया था। किसने दिया, सुप्रीम कोर्ट ने। अब इसमें दो बातें हैं, जो परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है इसमें दो बातें हैं। एक तो ये कि सुप्रीम कोर्ट परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं। अगर राष्ट्रपति ने उससे परामर्श मांगा तो सुप्रीम कोर्ट परामर्श ना दे, राष्ट्रपति उसका कुछ नहीं कर सकता। और सुप्रीम कोर्ट ने परामर्श दे दिया है तो राष्ट्रपति उसको माने या न माने उसके लिए कोई बाध्य नहीं है। तो इस प्रकार जो है आर्टिकल 143 जो है परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेगा। फिर आर्टिकल 141 जो है वो है कि उच्चतम न्यायालय के सभी आदेश भारत के क्षेत्र के भीतर जितने भी न्यायालय हैं उन पर आबद्धकर होगा। फिर आर्टिकल 138, 139, 140, 141, 143 को हमने देखा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर नेक्स्ट करते हैं अनुच्छेद 131 आरंभिक अधिकारिता या प्रारंभिक अधिकारिता, यानी हम इसको आरंभिक बोल सकते हैं और प्रारंभिक भी बोला जा सकता है। तो आरंभिक या प्रारंभिक जो है अधिकारिता, इसके अंदर जो है 1962 तक सुप्रीम कोर्ट ने आरंभिक अधिकारिता में किसी वाद का कोई विनिश्चय नहीं किया, किसी को कोई निर्णय नहीं दिया, डिसाइड नहीं किया। पहला केस पश्चिम बंगाल राज्य ने, यानी पश्चिम बंगाल राज्य ने भारत संघ के विरुद्ध 1961 में सुप्रीम कोर्ट में एक केस दायर किया जिसमें कोयला धारक क्षेत्र अर्जन और विकास, कोयला धारक क्षेत्र का क्या नाम है, अर्जन और विकास, कोयला धारक क्षेत्र अधिनियम 1957 को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई थी। यानी भारत सरकार एक ऐसा अधिनियम लेके आई जिसके अंदर पश्चिम बंगाल के अंदर एक अधिनियम लाया गया, अर्जन और विकास कोयला धारक क्षेत्र। अब पहला केस मैंने पहले बताया था कि जो आरंभिक अधिकारिता है आर्टिकल 131 के अनुसार, उसमें राज्यों के मध्य विवाद, केंद्र और राज्यों के मध्य विवाद, केंद्र और एक तरफ राज्य और दूसरी तरफ एक या एक से अधिक राज्यों के बीच में अगर कोई विवाद होता है तो वो कहाँ जाता है, सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाता है। तो इसी के तहत भारत में पहला मामला जो है 1961 में सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल ने दायर किया, किसके खिलाफ, भारत संघ के विरुद्ध। इसलिए ये किस में आ जाता है, आरंभिक क्षेत्राधिकार में।
अब किसको लेकर किया? कोयला धारक क्षेत्र विकास और अर्जन अधिनियम 1957 को असंवैधानिक घोषित करने के लिए पश्चिम बंगाल ने एक केस दायर किया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? उस केस को खारिज कर दिया। अब यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि पहला केस कौन सा था? तो पश्चिम बंगाल ने दायर किया कोयला धारक क्षेत्र अधिनियम 1957 के को असंवैधानिक घोषित करने के लिए। तो इस प्रकार से आज हमने सुप्रीम कोर्ट का जो क्षेत्राधिकार है, सुप्रीम कोर्ट की जो शक्तियां हैं, उससे संबंधित सभी प्रश्नों को देखा है। उम्मीद करता हूं कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये सभी प्रश्न आपको मिलेंगे। धन्यवाद।